अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ जायंट स्टॉक कंपनी। मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वाजिद रज़ा और कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस। आज हम डिटेल से बात करेंगे कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर कोई बनाना चाहता है तो वो कैसे बनाएगा, इसके कितने स्टेप्स हैं। क्लास में हमने पहले डिस्कस किया है कि आइडिया जनरेशन बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक वैलिड आइडिया होना चाहिए और उसके बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स और वो चीज़ें हमने आराम से डिस्कस की हैं। आज हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं कि अगर कोई कंपनी बनाना चाहता है तो वो कितने स्टेप्स लेगा, कितने स्टेप्स से गुजर कर वो एक कंपनी बना सकेगा। तो एक कंपनी बनाने के लिए जनाब आपको 4 स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। इन 4 स्टेप्स की अगर कामयाबी से आप तकमील करते हैं तो आपकी कंपनी एस्टेब्लिश हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप है प्रमोशन। प्रमोशन क्या है? प्रमोशन शुरू होता है आइडिया जनरेशन से और ख़त्म होता है जब आपके कंपनी ऑपरेशन स्टार्ट करे। प्रमोशन कौन करता है? ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनको हम प्रोमोटर्स बोलते हैं। प्रोमोटर क्या करते हैं? वो आपको आइडिया जनरेशन से लेकर पूरी कंपनी स्टार्ट होने तक हेल्प आउट करते हैं। इस पे हम डिटेल से डिस्कशन अभी करेंगे अपकमिंग स्लाइड्स में कि प्रमोशन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं। लेकिन आपने ये याद रखना है कि शुरू जब भी आपने कंपनी बनानी है, पहला स्टेप आपका होगा प्रमोशन, और प्रमोशन स्टार्ट होगा आइडिया जनरेशन से। दूसरा स्टेप है इनकारपोरेशन। अब इनकारपोरेशन क्या है? जब प्रमोशन का स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए तो फिर कंपनी अप्लाई करती है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इस दूसरे स्टेप में आपकी कंपनी रजिस्टर होती है और यहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिलता है आपको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से। उस सर्टिफिकेट का नाम है सर्टिफिकेट ऑफ इनकारपोरेशन। ये हम आगे जाके डिटेल में इस स्टेप को भी पढ़ेंगे। इस स्टेप में नीचे जैसे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स सच एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर प्रोड्यूस्ड हियर। इस स्टेप में आपने क्या करना है? इस स्टेप में जैसे कि हमें याद है पार्टनरशिप पे जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम पार्टनरशिप डीड बनाते थे। यहाँ जब आप कंपनी बनाएंगे तो यहाँ पे 2 अहम डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। एक को कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द सेकंड वन इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और ये दोनों इस स्टेप में बनेंगे। मतलब जब आप प्रमोशन कर लेते हैं और जब आप इनकॉर्पोरेशन स्टेप में आते हैं तो इस स्टेप में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और साथ ही ये 2 बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। इस पे मैं कमिंग लेक्चर्स में आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो इस स्टेप के बाद अपना काम शुरू कर सकती है। लेकिन अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो वो इस स्टेप के बाद अपना काम शुरू नहीं कर सकती, बल्कि उसको एक और स्टेप लेना पड़ता है और उसको कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट। जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट पूरी होती है तब जाके सब्सक्रिप्शन जो आपका स्टेज है ये पूरा होता है। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? अगर मैं इसको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं तो ये रेगुलेटरी बॉडीज़ जैसे कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, वो कंपनी बनाने वालों पे एक शर्त लगा देते हैं कि आप जो जितने शेयर्स मार्केट में बेचेंगे पहले उसके लिए एडवांस बुकिंग लेके आएँ। तो इस स्टेप को आप कह सकते हैं कि इसमें आपको एडवांस बुकिंग करना पड़ती है अपनी शेयर्स की। लेट अस सपोज आपकी कंपनी आपने एस्टिमेट लगाया है फिजिबिलिटी रिपोर्ट में कि 10 करोड़ से बनेगी। तो और ये 10 करोड़ जाहिर है आप फिर मार्केट से उठाएंगे, शेयर्स बेचेंगे तो ये आपको ये पैसे मिलेंगे। तो अब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन आपको सीधा मार्केट में जाने की इजाज़त नहीं देगा कि आप जाएं और बस 10 करोड़ के शेयर बेचें, बल्कि पहले वो आपसे कहेगा कि मार्केट में जाने से पहले आप इसकी एडवांस बुकिंग लेके आएँ। 10 करोड़ है, लेट अस सपोज वो आपको कहेगा कि 1 करोड़ एडवांस बुकिंग लेके आओ। ये क्यों ज़रूरी होता है? ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि रेगुलेटरी बॉडीज़ को पता चल सके कि आपकी कंपनी की का जो आइडिया है वो कितना अट्रैक्टिव है। तो अगर लोग इसमें एडवांस बुकिंग कर लेते हैं तो इससे पता चल जाता है कि वाकई आपकी कंपनी का आइडिया बेहतरीन है और लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं और बहुत से चांसेस है कि ये कंपनी कामयाब हो जाएगी। इसीलिए ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन की शर्त रखी जाती है। अगर एक कंपनी बाकी तमाम स्टेप्स कर लेते हैं लेकिन उसको एडवांस बुकिंग नहीं मिलती मार्केट से तो उसको फिर आगे जाने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि फिर रेगुलेटरी बॉडीज़ को ये डर रहता है या फिर उनको ये शुबा होता है कि शायद ये कंपनी इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, इसके जो डायरेक्टर्स हैं या इसके जो प्रोमोटर्स हैं लोग उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो वो फिर उस कंपनी को इस्टेब्लिश होने से रोक देते हैं। जब ये सब्सक्रिप्शन भी हो जाती है तो फिर आखिरी स्टेप होता है कमेंसमेंट। जब आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाती है, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाती है, बाकी तमाम रिक्वायरमेंट पूरे हो जाते हैं, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में बैठा रजिस्ट्रार आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटिनी करता है और अगर सब कुछ सही हो तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट दे देता है।
अच्छा, ये 4 स्टेप्स होने के बाद फिर आप प्रैक्टिकली अपनी कंपनी के लिए ज़मीन वगैरह ख़रीद सकते हैं और फैक्ट्री लगा के काम शुरू कर सकते हैं। आइए अब हर एक स्टेप को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है, आज की इस लेक्चर में मैं सिर्फ प्रमोशन डिस्कस करूंगा। फिर कमिंग लेक्चर्स में मैं ये जो 4 स्टेप बताए गए हैं इनमें से मैं इनमें से एक स्टेप पे सेपरेट लेक्चर दूंगा। तो सबसे पहले आइए हम प्रमोशन की बात करते हैं। अब प्रोमोटर्स कौन होते हैं? प्रोमोटर्स ऐसे लोग होते हैं जिनका काम होता है कि वो कंपनी बनाना जानते हों, जिनको शुरू से लेके आखिर तक सारा पता हो, वो लोग प्रोमोटर्स होते हैं। अब प्रोमोटर के 3 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं प्रोफेशनल प्रोमोटर्स। ये ऐसे लोग होते हैं जिनका काम ही यही होता है। वो मार्केट में इसीलिए बैठे होते हैं ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके कंपनी बनाने में, और वो फिर इसके बदले आपसे ह्यूज कमीशन या फिर फीस लेते हैं। प्रोमोटर बाय प्रोफेशन उनका इनकी उनकी जॉब ही यही होती है, और वो हाई क्वालिफाइड या फिर आप कह सकते हैं कि हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। जिन लोगों को कंपनी बनानी है, या जिन लोगों के पास एक रफ सा आइडिया है, या जिन लोगों का शौक़ है कि उनकी अपनी कंपनी रजिस्टर हो और उनको इन स्टेप्स का नहीं पता, या फिर वो चाहते हैं कि ये सारा काम प्रोफेशनल तरीके से हो, तो आप किसी भी प्रोफेशनल प्रोमोटर की खिदमत हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और किस्म की प्रोमोटर भी होते हैं जिनको हम ओकेजनल प्रोमोटर कहते हैं। ओकेजनल प्रोमोटर का भी यही काम है। वो भी कंपनी बनाने के तमाम स्टेप्स से बखूबी वाकिफ़ होते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं कि कंपनी इस्टेब्लिश हो सके, और उसके बदले वो आपसे कमीशन या फ़ीस लेते हैं। लेकिन ये लोग मतलब इनकी पूरी जॉब ये प्रमोशन नहीं होती, बल्कि ये इनको एक आप कह सकते हैं कि पार्ट टाइम जॉब की तरह करते हैं। इनके अलग प्रोफेशन हो सकते हैं, मतलब कि एक प्रोफेसर भी हो सकता है, एक वकील भी हो सकता है, एक डॉक्टर भी हो सकता है। कोई भी बंदा हो सकता है जो अपने जॉब के साथ साथ जिसको ये चीज़ें पता हो, जिसने ये चीज़ें सीखी हो, तो वो पार्ट टाइम प्रमोशन में आपकी हेल्प करे, तो उनको हम ओकेजनल प्रोमोटर कहते हैं। और तीसरा जो टाइप इसमें है वो है प्रोमोटर्स, मतलब कि इसको सिर्फ ही आप स्पेशली प्रोमोटर बोलते हैं। ये प्रोमोटर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कंपनी बनाते हैं, लेकिन ये किसी और के लिए नहीं बनाते, बल्कि ये सारा आइडिया सब कुछ लेके ये कंपनी अपने लिए बनाते हैं। तो कंपनी बनाने के बाद प्रोफेशनल प्रोमोटर्स और ओकेजनल प्रोमोटर्स रिटायर हो जाते हैं। ये अपने फ़ीस ले लेते हैं और फिर इनका कंपनी में अमल दखल नहीं होता। लेकिन जो ये प्रोमोटर्स होते हैं ये कंपनी वगैरह बना लेते हैं, और जब ये बन जाए तो उसके बाद ये खुद इसी कंपनी का हिस्सा होते हैं। या तो फिर ये अपनी इसमें कोई अच्छी सी जॉब रख लेते हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन में इनमें कोई आ जाता है, या फिर कोई मैनेजमेंट में आ जाता है। जैसे हम सब बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, तो हम अगर अपने लिए कोई कंपनी बनाना चाहते हैं और ख़ुद ही पूरे स्टेप्स करके फिर उसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पोजीशन रख लें या फिर मैनेजमेंट में रख लें, तो हमें फिर प्रोमोटर्स कहा जाएगा। अच्छा जी, अब अगर प्रोमोटर्स है तो उनका फंक्शन क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले स्टार्ट में बोला कि प्रमोशन स्टेप जो है, इसमें आप आइडिया जनरेशन से स्टार्ट लेते हैं, और जब तक कंपनी बनती नहीं है उस वक्त तक प्रमोशन का स्टेप चलता रहता है, और प्रोमोटर्स तमाम इन स्टेप्स में एक्टिव रहते हैं। अब प्रोमोटर खासकर इनके काम क्या है, ये फंक्शंस क्या करते हैं? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने लिखा है आइडिया जनरेशन। तो प्रोमोटर का काम होता है कि ये कोई कंपनी बनाने के लिए कोई यूनिक आइडिया अगर आपको चाहिए, तो प्रोमोटर्स का काम होता है कि ये आइडिया जनरेट करें, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं। फिर जब आइडिया बन जाती है तो उसके बाद इनका काम होता है डिटेल इन्वेस्टिगेशन। डिटेल इन्वेस्टिगेशन में प्रोमोटर क्या करते हैं? ये कहते हैं, ये मार्केट रिसर्च करते हैं कि जो कंपनी हम बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हम बेचेंगे, उनकी डिमांड कितनी होगी, आया डिमांड है भी कि नहीं है, उस पर कॉस्ट कितना आएगा, हमारी फैक्ट्री की लोकेशन क्या होगी, हमें ह्यूमन रिसोर्सेज कितने चाहिए होंगे। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज से मुराद मजदूर वगैरह, आपके जो टेक्निकल लोग हैं, इंजीनियर्स, या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले, या फिर मार्केटिंग वाले, ये लोग कितने चाहिए होंगे। और फिर कैपिटल रिक्वायर्ड का मतलब है कि आपको कितने पैसे चाहिए होंगे ये सब कुछ करने के लिए। फिर ये प्रोमोटर्स आपके आपके इनका एक और भी अहम फंक्शन है, वो है हायर डायरेक्टर्स। कि जब आप एक नई कंपनी बनेगी, उसका सारा कुछ बनेगा, तो जाहिर है उसको चलाने के लिए लोग भी चाहिए होंगे, और जो लोग कंपनी चलाते हैं उनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। या फिर जो मेन डिसीजन लेते हैं, चलाते तो मैनेजमेंट वाले हैं लेकिन मेन डिसीजन आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। तो शुरू में जो नई कंपनी बनी होती है उनको लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है, और ये प्रोमोटर ही वो लोग हैं जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ढूंढते हैं और इनको हायर करके आपकी कंपनी में लाते हैं। जब 1 साल हो जाता है तो फिर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रोमोटर सेलेक्ट नहीं करते, बल्कि फिर 1 साल बाद शेयर होल्डर्स की सालाना मीटिंग होती है, वो आते हैं और वो उस मीटिंग में वोटिंग के ज़रिए अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
सेलेक्ट या इलेक्ट करते हैं। लेकिन पहले साल तो ज़ाहिर है शेयर होल्डर नहीं होंगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो मीटिंग के ज़रिए नहीं आ सकते, इसलिए प्रोमोटर्स उनको आपके लिए हायर कर लेते हैं। फिर ये प्रोमोटर के आगे क्या करते हैं, ये आपके लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स भी सारे इनको लीगल डॉक्यूमेंट्स भी इनको तैयार करना और obtain करना इनका काम है। अब लीगल डॉक्यूमेंट्स में क्या आएगा कि अगर आपकी कंपनी है ऐसी है जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है, तो ये लाइसेंस में सारा प्रोसीजर ये करेंगे। अगर आपके प्रोडक्ट्स के लिए आपको कॉपीराइट्स चाहिए, कॉपीराइट्स मतलब कि आपके प्रोडक्ट को कोई कॉपी ना कर सके, आपके आइडिया को कोई चोरी ना कर सके, तो कॉपीराइट्स का जो सर्टिफिकेट है वो भी ये प्रोमोटर लेंगे। फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी ये प्रोमोटर्स बनाएंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दूसरे स्टेप जो है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आगे जाके एक अहम एग्रीमेंट और भी है जिसको हम अंडर राइटिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। वो अंडर राइटिंग एग्रीमेंट भी ये प्रोमोटर करते हैं। अंडर राइटिंग एग्रीमेंट क्या है, जब आपकी कंपनी आपको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से इजाज़त मिल जाती है कि हाँ आप कंपनी बनाएं और उसके लिए आप पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में शेयर बेचें, तो जब आप शेयर बेचते हैं तो ये आप खुद नहीं बेच सकते। मतलब कि आप ये तो नहीं कर सकते कि मार्केट में जाके आपने हाथ में शेयर्स पकड़े होंगे कि जनाब मुझसे शेयर लीजिए, ऐसा नहीं होता। बल्कि आप ये शेयर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ज़रिए बेचते हैं। आप या किसी बैंक के साथ मुआहिदा करते हैं या किसी ऐसे इदारे के साथ जो मजबूत इदारा हो जिस पे लोग ट्रस्ट कर सकें। आप उस इदारे के साथ मुआहिदा करते हैं कि आप मेरे शेयर बेचें और उसके बदले में आपको कमीशन दूंगा। ज़्यादातर ये काम बैंक्स करते हैं। तो बैंक्स के साथ ये मुआहिदा जो कंपनी करता है इसको अंडर राइटिंग एग्रीमेंट बोलते हैं, और ये अंडर राइटिंग एग्रीमेंट भी प्रोमोटर ही करते हैं। अंडर राइटिंग एग्रीमेंट में क्या आता है कि आप जनाब किसी बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मेरे पास मुझे इजाज़त मिली है कि मैं शेयर्स बेच के 10 करोड़ रुपए पाकिस्तान से इकट्ठा करूं, जिसके लिए लेटेस्ट सपोज मैं 1 करोड़ शेयर बेचूंगा, तो काइंडली आप मेरे लिए ये शेयर बेचें। तो बैंक अपने कस्टमर्स को और आम लोगों को ईमेल कर देता है, मैसेज कर देता है और एडवर्टाइजमेंट कर देता है कि एक नई कंपनी खुल रही है, मेरे पास उसके शेयर्स हैं, तो जो लोग ख़रीदना चाहते हैं वो आके मेरे से ले लें। तो लोग फिर बैंक से शेयर्स लेते हैं और बैंक को पैसे देते हैं, और वो पैसे जो होते हैं वो बैंक उसी कंपनी के अकाउंट में ऐड कर रहा होता है। तो इस अंडर राइटिंग एग्रीमेंट से क्या हो जाता है कि आपके शेयर आराम से बिक जाते हैं और आपके पास पैसे आ जाते हैं, जिससे फिर आप कंपनी बनाने में जिससे फिर आप कंपनी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अंडर राइटिंग एग्रीमेंट का क्या फ़ायदा है कि अगर एक बंदा खुद बाजार में खड़ा होकर शेयर बेचे तो इस पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, वो शेयर कोई नहीं लेगा, और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से इस बात की इजाज़त भी नहीं है कि आप एक नई कंपनी के शेयर इस तरह कुल्लम कुल्ला बेचें। तो अगर आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मुआहिदा करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको आराम से फ़ंड मिल जाएगा, और दूसरा लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो ट्रस्ट की वजह से आपके शेयर आसानी से बिक जाते हैं। प्रोमोटर्स का एक और भी अहम काम होता है जिसको हम कैपिटलाइजेशन कहते हैं। कैपिटलाइजेशन मुराद है कि जो हम बार बार कहते हैं कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं और उसमें ये देखें कि कितना बजट आएगा, हमारी कंपनी को इस्टेब्लिश करने में कितने पैसे दरकार होंगे। तो ये पैसों का इस्टीमेट भी प्रोमोटर आपके लिए लगाते हैं। और ये आप याद रखें कि जो आपको जितने भी आपके लिए पैसे दरकार होते हैं इसको हम कहते हैं कि रिक्वायर्ड कैपिटल। अब कैपिटल को फिर आगे ये दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि इसमें अगर सपोज 10 करोड़ रुपए हमें चाहिए तो फिर इसमें वर्किंग कैपिटल कितना होगा और फिर फिक्स्ड एसेट के लिए कैपिटल कितना होगा। वर्किंग कैपिटल से मुराद कि जो आपके रोज़मर्रा बिजनेस चलाने के लिए खर्चे अखराजात हैं वो कितने होंगे, और उसमें से फिर और अलग जो आप लैंड वगैरह या बिल्डिंग वगैरह या फिर गाड़ियाँ वगैरह लेते हैं उसके लिए कितना बजट चाहिए होता है। इसके साथ साथ ये प्रोमोटर्स ये भी फैसला करेंगे कि जो 1 करोड़ रुपए है ये हम कहाँ से इकट्ठे करेंगे। आया ये तमाम पैसे हम शेयर्स बेच के इकट्ठा करेंगे, बॉन्ड्स कितने बेचेंगे, इसमें से डिबेंचर कितने बेचेंगे, या फिर ये भी कर सकते हैं कि ये तीनों मिक्स बेचें, मतलब कुछ शेयर्स बेचें, कुछ बॉन्ड्स बेचें और कुछ डिबेंचर बेचें। तो यहाँ पर आके प्रमोशंस के हमने मुख्तलिफ फंक्शन डिस्कस किए हैं। इसके छोटे छोटे फंक्शन और भी है जो आगे लेक्चर में अगर आएंगे तो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप प्लीज़ इस व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन जनरेट करें, या फिर एक्सेल विद शाम यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ पे इस वीडियो के पे कमेंट करें, तो मैं पूरी कोशिश